So welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th business study chapter number 5 organizing। और आज की क्लास की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 की रिवीजन। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आज की क्लास को फिनिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। तो सेकंड पार्ट हमें मिलता है ऑर्गेनाइजिंग अपनी मैनेजमेंट का। देखिए सबसे पहले जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्लानिंग करना। प्लानिंग के बाद हमारे पास सेकंड फंक्शन जो आता है वो ऑर्गेनाइजिंग का आता है, यानी कि जो हमने प्लानिंग करी है उसके मुताबिक अपने काम को ऑर्गेनाइज्ड कर देना। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई शादी का फंक्शन हो रहा है, ठीक है, और हम उस शादी के फंक्शन के लिए क्या करेंगे, इससे पहले ऑर्गेनाइज तो करेंगे काम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे टेंट लगने वाला है, इतने के लोग यहाँ काम करेंगे, इतने लोग मिठाई बनाएंगे, इतने लोग खाने पे जाएंगे। तो बेसिकली हर एक ग्रुप बना देंगे हम जो कि वो इन सब कामों को देखेगा और वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अभी हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया है, सभी को उनका काम बांट दिया गया है और जो जो काम करना था वो हमने सब कर दिया है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो बेसिकली जो हमने प्लानिंग करी है उसी के मुताबिक अपने सारे काम को ऑर्गेनाइज कर देना अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, अपने वर्कर्स के बीच में। आया समझ में? अब देखिए इसका फीचर्स की तरफ मूव करते हैं। देखिए फीचर्स का मतलब है, तो बेसिकली फर्स्ट आता है हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना भी हमारा काम होता है उसका हम डिवीजन कर देते हैं वर्क का, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। जिस बंदे के लिए जो काम अच्छा रहता है वो हम करते हैं, ठीक है। सेकंड आता है कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन बना रहता है क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना वो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी शादी का एग्जांपल दिया था, तो कोई एक ग्रुप है तो उसे हम एक डिपार्टमेंट मान लेते हैं और जो खाने वाला ग्रुप है उसे दूसरा डिपार्टमेंट मान लेते हैं। तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना भी इसका फीचर में आता है। थर्ड आता है कॉमन ऑब्जेक्टिव। देखिए चाहे कितने भी ग्रुप्स हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क परफॉर्म कर रहे हो, तो बट उनका एक ऑब्जेक्ट क्या है, सबका ऑब्जेक्ट कॉमन है कि हमें ये गोल अचीव करना है, ठीक है। इसीलिए सब अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी से भी ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ बने रहते हैं। फोर्थ आता है ऑर्गेनाइजिंग एज अ मशीन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा कार्य है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मशीन की तरह काम करता है। मशीन इन द सेंस ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फिक्स एसेट्स है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी कपड़े का व्यापार कर रही है तो जब तक मशीन प्रोडक्शन नहीं करेगी वो काम नहीं चल पाएगा ना हमारा। तो ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड है, मशीन के ऊपर। इसी तरीके से हमारा पूरा प्लान जो है वो डिपेंड है ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। यदि हम कोई काम को ऑर्गेनाइज ही नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी। फिफ्थ आता है ट्रांसलेशन प्लान। जैसे कि मैंने आपको बताया ये टोटली डिपेंड होता है प्लानिंग के ऊपर, यानी कि अल्टीमेटली जो हमारा प्लान होता है उसको ट्रांसलेट कर देता है एक्चुअल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में। और सिक्स्थ आता है प्रोसेस। यहाँ से हमारे काम का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी प्लानिंग के बाद जो हमारे प्रोसेस होते हैं यानी उस पर अब काम करना है हमें, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप होता है काम करने का, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस के ऊपर। देखिए इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, इसकी लिमिटेशंस तो होती नहीं है। पहली चीज़ इंपॉर्टेंस ही होती है इसकी। फर्स्ट इंपॉर्टेंस आती है हमारे पास बेनिफिट टू स्पेशलाइजेशन, यानी कि बेनिफिट मिल जाता है जब हम हर एक काम को सेपरेट कर देते हैं कि भाई इस वाले ग्रुप का यही काम है, इस वाले ग्रुप का यही काम है, दोनों एक दूसरे काम है, दखल अंदाजी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 15 लोग हैं, हमने 15 लोगों से कहते हैं कि भाई ये काम है, जैसे जैसे आप करना चाहो कर लो। तो हो सकता है उनके बीच में लड़ाई हो जाएगी, ये वाला काम मैं करूँगा, ये वाला काम मैं करूँगा, या फिर मैं कोई काम ही नहीं कर रहा, है ना। तो इसलिए बेनिफिट टू स्पेशलाइजेशन बना रहता है, हर एक काम को हम सेपरेट फॉर्म में बांट देते हैं। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि वर्किंग के बीच में भी झगड़ा हो सकता है, तो ऐसा ये होने ही नहीं देता क्योंकि ये पहले ही डिफाइन कर देता है कि भाई किसको क्या काम करना है, कितना करना है। तो वर्किंग रिलेशनशिप हमारी क्लियर रहती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजिंग ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी यूटिलाइजेशन कर देता है सभी रिसोर्सेज का, यानी जो जो हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं, जो जो हमारे पास प्रीमिसेस होते हैं, उनका एक यूटिलाइज रिसोर्स होता है, यानी कि यूटिलाइजेशन में उनका यूज़ होता है। कैसे? जैसे ना तो उसका यूज़ ज़्यादा होता है ना ही उसका कम यूज़ होता है। तो बेसिकली बताया गया है हमारी रिसोर्सेज का भी एक अच्छा खासा यूज़ हो जाता है यहाँ पे। एडेप्टिंग टू चेंजेस। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है हमारा वो अडेप्ट भी कर देता है चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई शादी का फंक्शन, हमने शादी के फंक्शन का एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं, तो उसमें हलवाई ने मना कर दी भाई मैं वाली मिठाई बनाऊंगा नहीं,
समझ लो। तो उसने कह दिया कि भाई ये वाली मिठाई हम नहीं बनाएंगे, दूसरी बनाएंगे। तो ये तो छोटा सा एग्जांपल है, बट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लें तो कोई भी चेंजेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हैं जो कि काम को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है तब भी, तो ये उसको भी अडॉप्ट करता है, यानी कि जो हमारे ग्रुप्स होंगे वो अपने लीडर्स को बताएंगे कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो लीडर इसके ऊपर समाधान ज़रूर करता है। तो बेसिकली अडेप्टिंग रहते हैं हमारे चेंजेस, जो कि बड़ा एडवांटेज है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ये हमने सब काम किया। तो इसमें क्या रहता है, हर एक काम, हर एक जॉब और उनका जितना भी कार्य उनको करना है जिस समय तक, जिस समय से, तो वो सब हमारा क्लियर रहता है। इसलिए बोला गया है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हमारा यहाँ बना रहता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपके यहाँ तक क्लियर होती हुई आ रही होगी। जब हम अपने सभी कार्य को, सभी चीज़ों को जब पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं तो आगे चलकर कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई चेंजेस आते हैं, तो उसको हम ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ सीखा। तो इसीलिए बोला गया है जब हम चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, आने वाली सिचुएशन जो होने वाली है उनको पहले से ही फेस कर रहे हैं, उनके लिए पहले अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा ग्रोथ होना तो चांसेस इंक्रीज हो ही जाते हैं। तो इसलिए बोला गया है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो ये 7 इंपॉर्टेंट। अब हम मूव करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो है वो 2 चीज़ों के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। तो अगर हम इन दोनों को पढ़ें तो काफ़ी सारी चीज़ हमें सिमिलर दिखाई देंगी इसके अंदर। तो अगर हम इसका एक निचोड़ देखें कि आगे इसमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, तो एक्चुअल में डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस के कॉन्सेप्ट के अंदर चीज़ें आती हैं हमारी, जैसे कि ह्यूमन, मटेरियल, मशीन्स एंड मनी, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि एक फिक्स एसेट्स के अंदर डिटरमाइन कर रखी हूँ जिसके ऊपर हमारा बिजनेस टोटली डिपेंड हो, जैसे कि ह्यूमन, मटेरियल्स, मशीन्स एंड मनी। ठीक है, तो इन सब को जो प्रोसेस में लेके चलते हैं, इन सब के जो यूटिलाइज होता है, रिसोर्सेज का एक अच्छा यूज़ होता है, वो सब हमारा ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। सिंपल। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। देखिए, रिलेशनशिप यानी रिश्ता बनाना, इनसे समझिए कि ऑर्गेनाइजिंग एज अ रिलेशनशिप अंडर इज ऑथोरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी या फिर फंक्शंस, हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, क्या ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप में आ जाता है। अगर आप इससे भी छोटा लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है टेंजिबल फोर्स का। टेंजिबल फोर्स मतलब यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, ह्यूमन को छू सकते हैं, मशीन को छू सकते हैं, मनी को छू सकते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप में आता है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स मतलब ऑथोरिटी को हम देख तो सकते हैं, बट उसका क्या रिलेशन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम नहीं देख सकते या फिर उसको नहीं छू सकते। ठीक है, हम फंक्शन से उसको नहीं छू सकते, ऑब्जेक्टिव है उसको नहीं छू सकते, यानी इंटेंजिबल फोर्सेस सारी सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं फंक्शन को होते हुए ये। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप में हमारी क्या चीज़ें आती हैं बेसिकली, जो कि एक इंटेंजिबल फोर्स के अंदर डिटरमाइन कर रखी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, हर एक चीज़ का हम प्रोसेस पढ़ते हुए आए हैं, प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा हमने, तो ऑर्गेनाइजिंग भी हमारा एक मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है। तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या प्रोसेस है, देखिए फर्स्ट आता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाइड करना है कि किस बंदे को क्या काम देना है, देन आफ्टर हमें डिवीजन कर देना है अपने कामों का। तो ये फर्स्ट हमारा फीचर बना रहता है इसमें, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, अपने काम को डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी डिपार्टमेंट के हाथों में छोड़ रहे हैं। जैसे कि हमने अभी शादी वाला एग्जांपल लिया था, उसे को ही ले लेते हैं दोबारा से। तो जो हमने काम अलग अलग बांटे, वो ग्रुप्स की एक्टिविटी में बांटे कि आप लोग ये काम करोगे, आप लोग ये काम करोगे। तो ये अगर हम ऑर्गेनाइजिंग वे में देखें तो डिपार्टमेंट बने रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज डिपार्टमेंट बनाया हमने, तो परचेज डिपार्टमेंट कितना रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है और कितनी हमारी सेल हो रही है पूरे साल की, उसको नोटिस करेगा, उसका और कोई काम नहीं है। इसी तरीके से सेल डिपार्टमेंट हुआ, अदर डिपार्टमेंट्स हुए, तो अब यहाँ से हम कर देते हैं अपने काम का डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो कि हमारे काम को ईजी बनाता है। फिर थर्ड आता है असाइंड ड्यूटीज़। देखिए, असाइंड ड्यूटीज़ का मतलब क्या है बेसिकली, अब हमने क्या कर दिया, ये चुन लिया कि किस बंदे को क्या काम देना है ना, कितना काम देना है, कितने लोग चाहिए उस काम करने के लिए। हमने डिपार्टमेंटल बना लिए। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 10 लोगों की ज़रूरत है, सेल डिपार्टमेंट के अंदर 15 लोगों की ज़रूरत है। तो अब हमने क्या करना, उनकी ड्यूटीज़ को असाइन कर देना है कि बेसिकली किसको क्या ड्यूटी देने वाली है। तो बेसिकली ये जो हम असाइन करते हैं, ये तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस से ही कर देते हैं, बट जो इनका एक्चुअल सिलेक्शन होता है वो किस में होता है, इसके बाद वाले सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर। यानी कि
ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या आता है हमारा स्टाफिंग का। तो स्टाफिंग के प्रोसेस में हम अपने प्रॉपर वे में जो ड्यूटीज़ होती हैं वो असाइन कर देते हैं, सिंपल। अब देखिए फोर्थ आता है हमारे पास इस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ना बेसिकली हम एक डेवलप्ड कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन, या फिर कोऑर्डिनेशन के बाद एक हम ऑर्डर लेने का काम करते हैं यहाँ पे। यानी जो हमारे पास रिपोर्ट आती है किसी भी तरीके की, तो उसमें हम अकाउंटेबिलिटी के थ्रू एक जैसे ऑर्डर लेते हैं बेसिकली। तो इसमें ये बता रखा है कि इस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशन, यानी जो रिपोर्ट आती है उसी के मुताबिक आगे का डिसीजन लिया जाता है। अगर कोऑर्डिनेशन के लिए लेना है तो कोऑर्डिनेशन के लिए लेंगे, किसी रिपोर्ट के लिए लेना है तो रिपोर्ट के लिए ले लेंगे, सिंपल। अब देखिए ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, और ये हमारा था कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी काफ़ी ईजी लैंग्वेज के अंदर। अब हम मूव करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका एक ईजी मेथड समझते हैं। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कभी आपने नाम सुना होगा कि फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, ज़्यादातर चीफ गेस्ट या फिर किसी संस्था के नाम पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे लिखे जाते हैं। एक उसमें एक रिस्पेक्टफुली सभी चीज़ें होती हैं, स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं लिखी हुई, यानी कि इज्जत के भाव में। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी इनफॉर्मल लेटर एक क्या होता है, जो कि अपने रिश्तेदारों को भेजना हो, अपने फ्रेंड्स को भेजना हो, इनफॉर्मली मतलब बात लिखी हो, उसके अंदर सिंपल ज़्यादा स्टैंडर्ड वे में बात नहीं कही गई हो। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल ये लेटर्स होते हैं हमारे, तो इन्हीं को आप लेके चलिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड होती है, हर एक पर्सन को उनका क्या काम करना है वो बताती है, और साथ में एक रिजिड होती है यानी फ्लेक्सिबल नहीं होती, जो ये कह देती है उसी के ऊपर हमें काम करना होता है। इसमें कम्युनिकेशन की बातें पहले से ही डिफाइन कर दी जाती हैं कि अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है तो इस बात पे करनी है, अदरवाइज कोई और अन्यतर बात नहीं करनी। थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझ में आएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी मैनेजमेंट जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको परफॉर्म कर रही हो या उसको बना रही हो, उसको क्या बोला जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, या कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाती है इसको। तो इट इज एस्टैब्लिश बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये निकाली जाती है, ये बनाई जाती है अपने पॉलिसीज़ के ऊपर, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के। और इट इज़ डायरेक्टली बाय रूल्स, ये बेसिकली किससे कॉन्टेक्ट रखती है, रूल्स से बेसिकली। तो हमें समझ में आ गया। देयर इज़ हाई रैंक्स, द मैनेजर आर द लीडर्स, यानी कि इसके अंदर हाई रैंक होती हैं हमारे मैनेजर्स की, हमारे लीडर्स की, क्योंकि जो इसमें हम काम परफॉर्म कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड वे में परफॉर्म कर रहे हैं, उसको देखने वाले कई लोग होते हैं, समझे। अब देखिए बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। एन ऑर्गेनाइजेशन बोर्न आउट ऑफ म्यूचुअल रिलेशन इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज इमर्ज ऑटोमेटिकली। देखिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसी को बनानी नहीं पड़ती, यानी कि ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट बना रही है, थर्ड लेवल मैनेजमेंट बना रही है, या जो भी, तो इसमें कोई बनाता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बन जाती है, अपने आप से म्यूचुअल रिलेशनशिप से बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स को हमने काम दिया, काम करते करते दोस्ती हो जाती है, आपस में रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम समझ सकते हैं, राइट। इट इज एस्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑफ द सोशल रिलेशनशिप, बिहेवियर डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल अटैचमेंट विच मीन इज नॉट प्री डिटरमाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी से बात करने गया, अपने जो मेरे वर्कर्स हैं उन सभी में दोस्ती बनाने के लिए, उसने ढंग से बात ही नहीं करी मुझसे, तो बेसिकली क्या है, उसका मन नहीं है। यानी कि जनरली बिहेवियर होता है हमारा यहाँ, कोड ऑफ कंडक्ट मेन होता है किसी भी पर्सन के अटैचमेंट के लिए। अगर कोई अटैच्ड होना चाहता है, कोई बात करना चाहता है तो करता है, यानी बिहेवियर उसका डिपेंड होता है अपने इंडिविजुअल अटैचमेंट के ऊपर, समझ में आया। अब देखिए द लीडरशिप इज इलेक्टेड, यानी यहाँ पे ये नहीं होता कि मैनेजर्स की हाई रैंक्स हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब जैसे कि हम एक ग्रुप बनाएं, तो उन ग्रुप के अंदर पढ़ाए हुए बच्चों का ग्रुप बनाए, तो उन ग्रुप के अंदर एक बच्चा होशियार होता है नहीं होता, तो टीचर के बाद जब वो सवाल पूछा जाता है तो वो बच्चे उससे कंफर्म कर लेते हैं कि भाई देखना ये होगा या फिर ये नहीं होगा। तो इसमें जो लीडर होता है वो इलेक्ट कर लिया जाता है, बना दिया जाता है कि भाई ये मेन बंदा है, कोई रिप्रेजेंट करना होगा तो ये करेगा और कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बुक से पढ़ेंगे इसको तो हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो जाएं, बट इसके फीचर्स, इसके रिलेशनशिप, इसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ईजी है। यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है, जो पढ़ाया है, उसी के ऊपर टोटली बेस्ड है। इसके फीचर्स इज डिपेंड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। बट हाँ एक चीज़ समझो कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टोटली डिपेंड है हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। वो क्यों भाई? क्योंकि देखिए जब किसी भी काम को करने की हम इच्छा ही नहीं करेंगे, जैसे कि हमने
हमने डिपार्टमेंट ही नहीं बनाया तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से बनेगी। जब हमने डिपार्टमेंट ही नहीं बनाएंगे, वहाँ वर्कर्स ही नहीं आएंगे, तो उनके बीच में बिहेवियर कहाँ से आएगा, वो बात किससे करेंगे, समझे। तो यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब हमारी क्रिएट होती है एज वेल एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप क्रिएट। आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट की रिवीजन तैयार करी है, और नेक्स्ट क्लास जानिए जब मंडे को हम बिजनेस स्टडी की क्लास करेंगे तो उसमें हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर अब तक की बिजनेस स्टडी किसी भी चैप्टर के अंदर कोई डाउट हो तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसकी सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, या तो उसकी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट के अंदर ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।